गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की हिस्ट्री की सीरीज, है ना। हम लोग जितने भी अब तक हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उसकी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आज की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। और उसके बाद फिर हाँ, एक स्टूडेंट की कमेंट आई है कि उन्हें जो यूपीएससी का पेपर है, जीएस का पेपर है, उसको सॉल्व करवाना है। ओके, तो ये कमेंट मैं जस्ट क्लास अभी लेने से थोड़ी देर पहले ही देखी हूँ, तो बिल्कुल उस क्लास में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगी। ये मैं कल की क्लास में आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। ओके, कल आप लोग को इसकी वीडियो मिल जाएगी। वन मोर थिंग, आप लोग अगर इस मतलब लाइव अगर होना चाहते हैं, सपोज प्रीवियस इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर लाइव होना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं इस क्लास को फिर लाइव स्टार्ट कर दूंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मैच ए और मैच बी को। क्या है? वास्को डिगामा, कोलंबस, कैप्टन जेम्स कुक, तस्मान एंड स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन। तो यहाँ पे दिया है कि यात्री और देश और किसने क्या खोज निकाला था, कौन से देश की खोज की थी। बेसिकली क्वेश्चन किस पे, उस पे बेस्ड है। तो इसका हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? वास्को डिगामा कहाँ, किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। और इसने क्या किया था? इसने किसको खोजा था? इसने किसको खोजा था? तो यह भारत को खोजा था इसने, है ना। भारत की खोज किसकी थी? तो वास्को डिगामा की थी भारत की खोज। इसने भारत को खोजा। ओके, नेक्स्ट है कोलंबस। तो कोलंबस जो है वो कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का था? तो यह स्पेन का था, स्पेन का था कोलंबस। ओके, कैप्टन जेम्स कुक ये कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। एंड तस्मान हॉलैंड का था। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने कौन से देश की खोज की थी। कोलंबस स्पेन का था और इसने किसको खोजा था? इसने अमेरिका की खोज की, अमेरिका की खोज की। ओके, कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? ब्रिटेन का था और इसने किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। गॉट माय पॉइंट। एंड तस्मान जो कि हॉलैंड का निवासी था, इसने तस्मानिया अथवा न्यूजीलैंड, ओके, न्यूजीलैंड की इसने खोज की थी, न्यूजीलैंड की इसने खोज की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए के साथ 2 है, यानी 2 1 4 3। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखशियार से शाही फरमान प्राप्त किया? ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि मुगल दरबार में किस ईस्वी, पहले तो कौन से ईस्वी का बात कर रहा है? 1717 ईस्वी में। तो हमें ये देखना है कि इस समय में कौन था, मुगल सम्राट कौन है? फर्रुखशियार है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इस तरह से जो डेट याद करने होते हैं, मुगल वर्ती जो शासन रहे उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनसे क्या करता है, डेट से रिलेटेड पूछ लेता है कि इनका क्रम कौन कौन सा है। जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, इनके क्रम को पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे भी यहाँ फर्रुखशियार आ गया तो आपको क्या करना है, देन एंड इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है? अच्छा, ये 1713 से लेकर के 19 ईस्वी तक, ओके, 19 ईस्वी तक ये क्या था? ये मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट था 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक। तो मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? यानी इसके समय में अंग्रेज दूत मंडल भेजे गए थे तो उसका प्रमुख कौन था? आपके पास ऑप्शन है थॉमस पीट, ऑप्शन बी विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन डी जॉन सरमन एंड ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ये आपकी सी होगी बाय मिस्टेक, ये सी है एंड ये आपकी डी है। ओके, ऑप्शन डी में क्या है? एडवर्ड स्टीफन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दूत मंडल का ये प्रमुख पूछा है। ओके, प्रमुख पूछा है। तो इस जो जिसने भेजा था मुगल सम्राट में जाने वाले हैमिल्टन भी गया था और स्टीफन भी गया था, लेकिन इनका प्रमुख को पूछा है तो प्रमुख आपका कौन है? जॉन सरमन इज द राइट आंसर। इसने भेजा था, जॉन सरमन जो है वो हेड था। ये दोनों एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों चिकित्सक थे, ये और ये दोनों क्या हैं? चिकित्सक हैं।
चिकित्सक हैं। ओके, तो फर्रुखसियार क्या गंभीर बीमारी गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज किसने किया था? इस हैमिल्टन और स्टीफन ने किया था। और इसी के बदले में फर्रुखसियार ने क्या किया था? इसी के बदले में जब इसका इलाज हो गया तो इसी के बदले में इसने 3000 बोला, आप मुझे 3000 वार्षिक कर यानी एनुअल टैक्स, वार्षिक कर यानी एनुअल टैक्स बोला, आप इतना मुझे दो। और बदले में इसने क्या बोला? व्यापार की अनुमति दे दी, व्यापार में छूट, व्यापार में छूट या अनुमति। ओके, इसी के बदले में कि आपसे कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपको व्यापार करने की छूट मिल गई, लेकिन आप ईयरली मुझे 3000 दे देना। यही स्टोरी है मुगल दरबार में जो 1717 में गया था, उसके पीछे स्टोरी ये है। आंसर आपका सी होगा, जॉन सरमन ने भेजा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण पूछा है। फर्स्ट है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता। ओके, सेकंड है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध। थर्ड है कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद। एंड फोर्थ है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? ए भी सही है, बी भी सही है एंड डी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है यहाँ पे? ये तात्कालिक कारण पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये तात्कालिक कारण पूछा हुआ है। ओके, तात्कालिक कारण यहाँ पे मेंशन है। हमेशा इसलिए जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, एग्जाम में एक अलग ही प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के। ये चीजें तो होती है कि वो एक अलग प्रेशर में होते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ से जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है? ताकि यही सब गलतियां आप एग्जाम में ना करें। ठीक है, क्लास में भी आप इस तरह से क्लास को अटेंड कीजिए एक पेन पेपर के साथ, कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। अगर इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट हो, बिल्कुल क्लास में भी उस तरह से कीजिए, आपका क्या होगा? इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा है तात्कालिक कारण, रीजन तो ये भी है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी एंड ऑप्शन डी भी है। तात्कालिक कारण पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया था। एक्चुअली ये जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों का ही, मतलब ये ही आगे बढ़ के क्या किए अंग्रेज, क्या किए? फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिए। क्या जरूरत थी उसको पकड़ लेने की, बेवजह का युद्ध करने की, है ना? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन था? कैप्टन बर्नेट। कौन था? कैप्टन बर्नेट। ओके, इसने नेतृत्व किया था। कैप्टन बर्नेट ने यहां से इसने नेतृत्व किया था। ओके, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? पैराडाइज। ओके, फ्रांसीसी जहाज की तरफ से कौन था? कैप्टन पैराडाइज। यहाँ पे ये भी कैप्टन है, कैप्टन पैराडाइज। ओके, फ्रांसीसियों की तरफ से, जस्ट ए मिनट, मैं इसे थोड़ा सा और, फ्रांसीसियों की तरफ से, इसके तरफ से कैप्टन कौन था? कैप्टन पैराडाइज। इसको याद अगर ऐसे ना रहे, अगर याद ना रहे कि कैसे याद रखने का तरीका है, तो ध्यान रखिएगा, पॉ और फॉ, इसका फर्स्ट वर्ड देखिए और इसका फर्स्ट वर्ड फॉ है, यानी फॉ है ना? तो जोड़ लीजिएगा, फ्रांसीसी है तो पैराडाइज होगा। ठीक है, तो अपने आप बर्नेट तो अपने आप याद रह जाएगा। ए के बाद बी आता है, ए के बाद यानी ए से यानी और अंग्रेज हो गया और बी बर्नेट हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। पूछ लेता है कि नेतृत्वकर्ता कौन था। तो इन दोनों ने क्या किया? पहले बर्नेट ने क्या किया? फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। इसी एवज में क्या हो गया? इसकी तरफ से कैप्टन पैराडाइज आया और दोनों के बीच में क्या हो गई? युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो तात्कालिक कारण हमारा ये आएगा। अब हमें देखना ये है कि ये कर्नाटक का युद्ध हुआ कब था, ये कब की घटना है? तो ये 1700, मैं आप लोगों की क्लास ली हूँ, अब वीडियो में मेरे मिल जाएगा। कर्नाटका का मैंने 3 बार लिया हुआ है, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार। तो एक बार आप लोग वहां भी देख लीजिएगा। ओके, तो 46 से 48 ईस्वी, 48 ईस्वी में। ठीक है, और इसके तहत कौन सी संधि हुई थी? ए ला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि के तहत युद्ध को समाप्त किया गया था। कौन सी थी? एला सापेल की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा पूछा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ओके, अंतिम पूछ लिया है, अंतिम गवर्नर पूछा है, किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट के द्वारा। ऑप्शन ए है सरफराज खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी अली वर्दी खां एंड ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, जिसे आप लोग सुजाउद्दीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन है? सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। ओके, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वो है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर माना जाता है। इसको मुर्शिद कुली खां को किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां किसके द्वारा, इसका भी टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो मुर्शिद कुली खां करीब करीब ये 1627 ईस्वी तक ही रहा है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, खैर हालांकि इसके टाइम पीरियड पूछता नहीं है। ओके, इसका टाइम पीरियड नहीं पूछता है, तो जस्ट आप इसे स्किप कर दें, वरना ज्यादा टाइम टेबल फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो सरफराज का मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कैसे हुई थी? मुर्शिद कुली खां को नियुक्त कौन किसने किया था? मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किसने किया था? तो फर्रुखसियार ने किया था। फर्रुखसियार ने इसको नियुक्त किया था, फर्रुखसियार ने, जिसका मैंने अभी अभी आप लोगों को टाइम पीरियड बताया है 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक, 1719 ईस्वी तक। इसके बाद मोहम्मद शाह आता है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखने से फिर वो याद नहीं रह पाएगा। इसको नियुक्त किसने किया था? फर्रुखसियार ने। एक्चुअली मुर्शिद कुली खां का क्या है ना कि जब औरंगजेब का शासन काल था तो इसे 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था, बंगाल का इसको बोला था कि चलो तुम बंगाल अपना संभाल लेना, ठीक है। लेकिन जब फर्रुखसियार आता है 1707 में, तो अंग्रेज की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोविंस है जो क्या होना चाहते हैं कि इस जल्दीबाजी में कि हमें अब क्या करना है, एक सिंबॉलिक रूप से वो रहेंगे, मुगल सम्राट के अधीन रहेंगे, बट वो अपना अपना शासन चलाएंगे। तो बहुत सारे प्रांत ऐसे जो स्वतंत्र हो गए थे, तो उनमें से एक आपका बंगाल में, तो बंगाल को फर्रुखसियार ने क्या किया, बोला कि तुम लेकर के चले जाओ। यानी बंगाल को लेकर जाने का कहने का मतलब ये है कि बंगाल का सूबेदार या आप बोल सकते हैं वहां का गवर्नर किसको बना दिया? मुर्शिद कुली खां को। तो इसलिए ये इसे आप गवर्नर बोले या सूबेदार, ठीक है, ये दोनों सेम है, सूबेदार या गवर्नर, सूबेदार या गवर्नर किसको बनाया था? मुर्शिद कुली खां को इसने बना दिया, ठीक है। अंतिम इसलिए इसको और अंतिम बोलने, ऐसा नहीं कि इसके बाद और कोई नहीं बना, इसके बाद और कोई नहीं बना, ऐसा नहीं है। इसके बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन भी बना है, लेकिन सुजाउद्दीन को क्या किया गया था? वो मनोनीत था, मनोनीत था, उसको इसकी क्या हुई थी? नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसको मनोनीत किया गया है। इसलिए जब पूछा क्वेश्चन में, जब पूछे कि बंगाल नियुक्त, यहाँ पे वर्ड क्या है? नियुक्त है, नियुक्त है, तो क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। अगर यहाँ पे रहता, मनोनीत रहता, तो सुजाउद्दीन का नाम आता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? आपके पास दो ऑप्शन हमेशा दिमाग में रहता है, या तो हो जाएगा प्लासी या बक्सर, इन दो में से कोई एक होगा, यही दिमाग में लेके चलेंगे। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कोई प्लासी करके आएंगे, कोई बक्सर करके आएंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वो क्या है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर का तीर्थ युद्ध एंड 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसकी तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों तो पहले ही कट गए, है ना। इसका तो जब चार ऑप्शन में से दो जो नहीं है उसको तो पहले ही हटा दिया। अब हमें चूज किस में करना है? दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत, ये पूछा है, शुरुआत पूछा है। ओके, शुरुआत है, क्वेश्चन में क्या है? शुरुआत है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी की युद्ध। प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 1757 में, 1757 प्लासी का युद्ध। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो शुरुआत माना जाएगा वो प्लासी के युद्ध से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ऑप्शन ए अल्बुकुर्क को, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव को, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डुप्ले को एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो किसे बोला गया है? फ्रांसीसी किसको बोला गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को। किसने कहा है? पीट ने कहा है। पीट, पीट का स्टेटमेंट है ये, पीट, विलियम पीट, विलियम पीट के द्वारा बोला गया है, विलियम पीट ने बोला है, विलियम पीट के द्वारा इसको क्या बोला गया है?
स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव को किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसे कहा गया है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, तो आंसर हो जाएगा विलियम पिट के द्वारा। अच्छा, अब रॉबर्ट क्लाइव पर एक चीज और देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड क्या है, आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को भी याद रह जाएगा। तो कब से कब तक है ये, 1757 से लेकर 60, ओके 60, एंड दूसरा इसका कार्यकाल था 65 से लेकर 65 से लेकर के 67, ये दो इसके कार्य पीरियड रहे हैं, ठीक है। और इसी में इसने द्वैत शासन को आरंभ किया था। इसी 1765 में इसने द्वैत शासन को आरंभ किया था, द्वैत शासन डायरकी जो था, ओके, डायरकी इसने स्टार्ट किया था द्वैत शासन को। तो खैर यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के कि विलियम पिट का स्टेटमेंट है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, और इसका टाइम पीरियड 57 से 60 है और 65 से 67 है। 65 में इसने द्वैत शासन को स्टार्ट किया था। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध हुआ कब है, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1764 ईस्वी में, है ना, यानी 22 अक्टूबर। खैर यहाँ पे आप ईस्वी भी याद रखें, 1764 तो काफी है हुआ है। अब उस समय में पूछा है बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम एंड ऑप्शन डी नजमुद्दौला। अब हमें क्या करना है, सिराजुद्दौला जो है ये तो प्लासी के युद्ध में ही गए काम से, तो इनको यहाँ पे क्रॉस करना है। अब नजमुद्दौला जो है वो ये कौन है, नजमुद्दौला कौन है? तो यह मीर जाफर का पुत्र है, मीर जाफर का पुत्र है, ओके। अब हमें चूज इन तीन में से करना है कि कौन हो सकता है बंगाल का नवाब 1764 में। तो राइट आंसर क्या होगा, मीर जाफर, ये हो जाएगा राइट आंसर, मीर जाफर था। क्यों? क्योंकि मीर कासिम तो इन लोगों ने हटा दिया था, मीर कासिम को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी अभी आपको कहा था, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, मीर जाफर का टाइम पीरियड 1757 से 60, 1757 से 60, ओके। और दूसरा जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1750 से लेकर 60 ईस्वी तक था, ओके, पहला टाइम पीरियड। दूसरा है 1763 से लेकर 65 ईस्वी तक। अब जब टाइम पीरियड आपको याद है, सपोज अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ये टाइम पीरियड भी आप देखेंगे तो शायद आप आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 में है और 1763 से 65 के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो बंगाल का नवाब कौन होगा? मीर जाफर था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी के साथ क्लाइव का टाइम पीरियड को भी जोड़ दीजिएगा। अच्छा, मीर जाफर 57 से 60 तक था, तो क्लाइव भी इसी समय में है, ओके, क्लाइव भी इसी समय में है। तो इस तरह से आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। इस तरह से दोनों को पता है क्या होता है, ये मेहनत जरूर पड़ता है, लेकिन ये मेहनत केवल एक बार की होती है और हमेशा के लिए याद रह जाता है, ओके। ये मेहनत केवल एक समय की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1757 से लेकर 60 ईस्वी तक, यानी क्लाइव और मीर जाफर का दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। बाकी हाँ, सेकंड टाइम का टाइम पीरियड अलग अलग है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन फर्स्ट टाइम दोनों सेम है। अब तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तो था नहीं, मीर कासिम को तो इन लोगों ने हटा दिया था, है ना। मीर कासिम 1760 में, क्योंकि जो आप देख रहे हैं तो इस समय में कौन है, मीर जाफर है। 60 से बाद में जो था वो आ गया था, मतलब ये 60 से जो बीच में 3 साल का गैप देख रहे हैं ना, ये 60 से ये जो यहाँ तक का जो गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप में मीर जाफर था, सॉरी मीर कासिम था, इसी गैप में। लेकिन अंग्रेजों को वो मन नहीं भाया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो चलता नहीं था, अंग्रेजों को रास नहीं आया। उन लोगों ने क्या किया कि इसे हटा दिया, इसे क्या किया, हटा दिया, ओके, इसे हटा दिया। और किसको ला करके रख दिया फिर से, किसको बना दिया फिर से, फिर से किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। फिर यहाँ पे ले आया मीर जाफर को। दैट मीन्स मीर कासिम किस ऑपोजिशन पार्टी में थी, ऑपोजिशन पार्टी का मतलब हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ रही थी, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पेयर जो है क्या पूछ रहा है, वो सही सुमेलित है, सही पूछा है। ओके, जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिखता है ना सही, तो पहले वहां पे अंडरलाइन जरूर किया कीजिए, क्योंकि कभी सही पूछता है और कभी सही नहीं है वो भी पूछ लेता है। तो सही है पूछा है। तो चिलियावाला का युद्ध, ओके, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो आप में से जो यहाँ पे ऑप्शन जो बिल्कुल आप लोग कंफर्म वाला कौन सा होगा, ये वाला। ओके, इसका देख लेते हैं आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले बक्सर के युद्ध की जानकारी आप लोगों को है। कब हुई थी बक्सर की युद्ध, कब हुई है? 1764 ईस्वी में। ओके, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है। यहाँ पे लेकिन एक वर्ड है मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे क्या होगा, मीर जाफर नहीं है, यहाँ पर कौन है? मीर कासिम है। मीर कासिम के विरुद्ध में, मीर कासिम यहाँ पर है ना। तो हमारा ये आंसर क्या है, कौन सा पूछा है? सही सुमेलित है। तो ये तो सही नहीं हुआ, ये क्रॉस हो गया। ओके, दूसरा है वांडीवस का युद्ध। वांडीवस का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमें देखना है कि वांडीवस का युद्ध हुआ कब था। वांडीवस का युद्ध कब हुआ है? वांडीवस का युद्ध कब हुआ है? 1760 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच में था? तो यह था फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य में। किसके किसके मध्य में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में। ओके, तो ये आंसर, ये वाला आपका जो है ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये सही हो जाएगा। चलिए अभी सही नहीं भी करते, पहले देख लेते हैं। ठीक है, 1760, ये 1760 वांडीवस का युद्ध 1760। अब आपके पास आता है खुर्जा का युद्ध, जो कि निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है। खुर्जा का युद्ध, तो ये देख लेते हैं खुर्जा का युद्ध कब हुआ है। खुर्जा का युद्ध कब हुआ है? 1765। ओके, निजाम वर्सेस मराठा है। निजाम कंपनी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी, वर्सेस मराठा। यानी ये भी सही नहीं है, ये भी 65 में, यानी ये ऑप्शन बी भी सही नहीं हुआ, क्योंकि खुर्जा के 1765 में तो हुआ है, लेकिन निजाम वर्सेस मराठा हुआ है। ओके, चलिए ये हो गई बी। अब हमें ऑप्शन ए भी देखना है, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि इसमें अंग्रेज यानी डलहौजी तो चलिए सही है, वर्सेस सिख हो जाएगा, सिख। और ये हुआ कब था? चिलियावाला का युद्ध 1849 में। आई थिंक ये कुछ जनवरी वगैरह में हुआ है, 13 जनवरी ऐसा कुछ है। ओके, 13 जनवरी ऐसा कुछ है जो कि चिलियावाला। तो ये आपके पास ऑप्शन कितने हो गए? ऑप्शन कितने हो गए आपके पास? 4, और 4 में से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि किसके किसके बीच में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? ओके, सिराजुद्दौला ने कब 1756 में अंग्रेजों को हराया और किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो इसमें कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा कि अगर सिराजुद्दौला बोला है और उस समय बंगाल का एरिया ही सबसे ज़्यादा चर्चित था और बंगाल में भी कलकत्ता का एरिया है ना, सिराजुद्दौला का प्लासी वाला सब वहीं पे घटना हुई है और 56 की ये बात है, ये 56 की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कोलकाता, है ना, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर आ गई है, बता देती हूँ। घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। ओके, वह कौन था? वह कौन था? किसका? ब्लैक होल की जो घटना है उसका विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी
जॉन सरमैन, ऑप्शन सी हॉलवेल एंड ऑप्शन डी स्टीफेंसन। इसका राइट आंसर हॉलवेल हो जाएगा, हॉलवेल। ओके, ब्लैक होल की जो घटना है ये घटना कब की है? ये घटना कब की है? 20 जून 1756 की घटना है। और ब्लैक होल की घटना का क्या है कि एक रूम में, काफ़ी छोटा सा रूम में था, जिसमें कि अंग्रेज, कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग वो डाटा दे रखा है, कहीं 120 है, कहीं 200 समथिंग की, कैसे अंग्रेजों को बंद कर दिया था उसने। अब एक रूम में बंद कर देगा इतने सारे व्यक्ति को, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कैसे वो लोग ब्रीथिंग करेंगे, है ना। वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई और सभी के सभी की डेथ हो गई थी। करीब 10-12 लोग या 24 लोग ऐसे हैं जो बच गए थे। तो ये इसीलिए इसको ब्लैक होल की घटना जो बोला गया है, उसके पीछे यही कारण है। एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया था, डार्क रूम में, रूम पूरा अंधेरा था और ऐसे बंद कर दिया गया था। ये ऐसा कुछ मतलब बोला जाता है। लेकिन इसी के बारे में एक ये भी कहा गया है कि ये केवल क्या था कि एक सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए ऐसा बोला गया है। ओके, क्योंकि ये कहाँ से पॉसिबल है कि एक रूम में इतने लोग आ पाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये वही घटना को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन ए क्या है, कासिम बाजार, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद एंड ऑप्शन डी गौर। तो किसके बारे में पूछा है? मुर्शिद कुली खां। बहुत आसान है ना, मुर्शिद कुली खां से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को, अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। मुंगेर लेके कौन गया था? मीर कासिम। मीर कासिम मुंगेर ले गया था। मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम कहाँ लेके गया था? मुंगेर। कहाँ से मीर कासिम लेके गया था? इस मुर्शिदाबाद से मीर कासिम क्या किया, इसी मुर्शिदाबाद को उठा करके मुंगेर ले गया। क्या किया? इसी मुर्शिदाबाद को यहाँ से उठाया और इसको मुंगेर ले गया। लेकिन मुर्शिद कुली खां तो नाम से मुर्शिद कुली खां, राजधानी मुर्शिदाबाद, क्लियर, और कुछ नहीं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? सेम क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर एंड ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंगेर। और यहीं पर इसने एक चीज ध्यान रखिएगा कि तोप खाने का निर्माण करवाया है। तोप खाना, तोप खाना का निर्माण। मुंगेर में तोप खाने का निर्माण, ठीक है, इसने करवाया है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, पूछ लिया ना कि कहाँ से स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित किया था। ओके, और ढाका से किसने मुर्शिदाबाद ले गया था? ढाका से राजधानी को मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खां। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां कहाँ ले गया? ये मुर्शिदाबाद ले गया। बस इतना सा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब चीजों को समझ जाएंगे ना तो अपने आप बहुत आसान हो जाता है। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? कौन सा शासक था जिसने दीवानी दे दिया? अच्छा, दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब क्या होता है? आप लोग केवल रट लेते हैं, केवल इतना बताएं कि दीवानी का मतलब क्या हुआ। दीवानी का मतलब हो गया रेवेन्यू वसूलना। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूल करना, ठीक है। ये अधिकार जिसके पास था उसको क्या बोला? दीवानी। दो प्रकार की थी, तो एक इसे दीवानी जो कहा गया, एक निजामत होता था, एक दीवानी होता था। एक्चुअली द्वैत शासन जब आया था तो उस समय में ये दोनों वर्ड आपको मिलेगा कि निजामत चलाया था और दीवानी। दीवानी का मतलब जो राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो अंग्रेज के पास चला गया, ठीक है। जितना भी रुपया आएगा वो किसके पास? अंग्रेज के पास। अंग्रेज रुपया तो ले लेंगे लेकिन उसके बदले में यहाँ की जनता को नहीं देखना है, किसी प्रकार के प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, मतलब जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। यहाँ की पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और सबको कौन देखेगा? निजामत, यानी सरकार, यहाँ की जो नवाब होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया? निजामत छोड़ दिया भारतीयों के पास और जो दीवानी है वो अपने पास रखा था। इस अधिकार को द्वैत शासन में यही हुआ था। तो दीवानी प्रदान की थी। दीवानी एक तरह का क्या था कि जो टैक्स वसूलने वाला, राजस्व वसूल, है ना, रेवेन्यू या कर वसूल करना, या कर वसूल आप बोल सकते हैं। जो टैक्स वसूल कौन करेगा? जितने भी टैक्स होगा कौन ले लेगा उसे? इस टैक्स को वसूलने का काम
तो पूछा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार प्रदान कर दिया था। ऑप्शन ए है फर्रुखशियार, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी अगेन यहाँ, हाँ ठीक है, शाह आलम द्वितीय, एंड ऑप्शन डी सुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। कब किया था? एक्चुअली क्या हुआ था ना, इसके पीछे स्टोरी है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो उसमें शामिल तो मीर कासिम भी था, सुजाउद्दौला भी था और शाह आलम द्वितीय भी था। फाइनली हुआ क्या? ये लोग तो सब हार गए, है ना, ये लोग तो सब हार गए 64 में। अब हार गए तो मीर कासिम भाग गया, बचे कौन? ये दोनों मुगल सम्राट। मुगल सम्राट कौन था? यही शाह आलम द्वितीय बच गया और सुजाउद्दौला। तो इन लोगों ने फिर क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में। मैंने आप लोग प्रीवियस अभी लिखा भी था कि क्लाइव वापस आ गया। ओके, और क्लाइव जो है बोल सकते हैं कि अगर भारत में से वैसे शासक को बोला जाता है चाणक्य, है ना। अंग्रेजों में भी कुछ कुछ चाणक्य रहे हैं, जैसे क्लाइव हो गया, कैनिंग हो गया, है ना। ये सब कौन है? अंग्रेजों के चाणक्य ये लोग थे। ठीक है, तो क्या किया इसने? बोला कि अच्छा, वापस जब आया 1765 ईस्वी में फिर से वापस आ गया, दोबारा बनाया ना ये तो गवर्नर। तो इसने बोला कि नहीं, अगर इन लोगों के साथ संधि कर लो तो ज़्यादा बेटर है। इनको अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर से कोई ना कोई ये लोग हरकत जरूर करेंगे। तो इसलिए इनके साथ ऐसा करो। संधि का मतलब क्या था? इनको तोड़ देना। किस प्रकार से तोड़ोगे? और संधि में होता क्या है? जो मजबूत पक्ष होता है उसकी बात मानी जाती है। ये लोग तो हार चुके थे बक्सर के युद्ध में, तो बोला कि नहीं, इनको अभी ही कमजोर कर दो। इससे ये हो जाएगा, आपको बुक में बहुत सारे कुछ मिलेंगे लिखे हुए, लेकिन इसको अगर बेसिक ऐसे समझना है तो इस रूप में समझिए कि इलाहाबाद की संधि जनरली याद नहीं होती है। बक्सर तो सबको रट लेंगे, लेकिन इलाहाबाद याद नहीं होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं, इनको और कमजोर कर देते हैं। तो और कमजोर अगर कर देंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, तो बाकी जो एरिया है, इनका मोटो क्या हो गया था कि अधिक से अधिक एरिया को अपने अंडर में ले लेना, ताकि अधिक से अधिक टैक्स वसूल कर लेना। तो बोले नहीं, ऐसा करते हैं, अभी तो ये लोग हारे हैं, तो कुछ हम लोग को अवध वध वाला ही कुछ थोड़ा मोड़ा हिस्सा मिलेगा, तो इनसे संधि कर लो। इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 बार हुई है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो जो प्रथम संधि हुई है 12 अगस्त 1765 में, जो दूसरी हुई वो 16 अगस्त को, सिर्फ 4 दिन बाद ये संधि हुई। अंग्रेजों को इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुछ दिन तो चैन से रहने दो, नहीं, संधि करना है। तो 12 अगस्त में जब संधि हुई ना, तो यही शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, अब बेचारा पहले से हारा हुआ था, इससे था कि भैया जैसे तैसे भी लेकर के अपने जान को बचाओ। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, चलो हम तुम्हें क्या करेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे देते हैं। ठीक है, मतलब साल में एक बार तुम्हें 26 लाख रुपया देंगे। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा, जिनकी मतलब लिखित बात की वैल्यू नहीं होती थी, मौखिक तो छोड़ ही दो, है ना। उनकी कोई बातों का वैल्यू नहीं था, क्योंकि इतनी नैतिकता उनमें थी नहीं। ऐसा बोला जाता है कि भारत में क्या है, नैतिकता कूट कूट के भरी हुई है, संस्कार संस्कृति सब कुछ बोला जाता है, लेकिन अब यहाँ भी नैतिकता जो है, यूपीएससी के सिलेबस में भी एथिक्स का टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा लोगों में कम हो गया है। तो हुआ क्या, बोला कि नहीं, कूट कूट के चलो इनको यहाँ से 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे देंगे। इसी शाह आलम द्वितीय को बोला कि तुम पेंशन रख लो, साल में एक बार दे दिया करेंगे। इसे लगा कि चलो ठीक है, कमजोर तो हो ही गया हूँ, कम से कम सत्ता का जो लालच है वो नहीं छोड़ रहा था, इतना भी आ जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, लो भैया जाओ। बदले में इसने क्या किया, इसने यानी शाह आलम द्वितीय ने कड़ा इलाहाबाद, ओके, ये वाला एरिया अंग्रेज को दे दिया। तो अब अंग्रेज के पास क्या क्या हो गया, पलासी पहले ही हो गया था, बक्सर पहले ही हो गया, कड़ा भी हो गया, इलाहाबाद भी हो गया। तो अंग्रेज तो बढ़ते ही जा रहे थे, अपना पैर तो फैलाते जा रहे हैं। वो सिर्फ एक लालच देके चलो इतना पैसा देंगे, और वो देते नहीं थे। अगर एक बार दे भी दिए तो दोबारा गायब, वो दोबारा गायब हो जाते थे। ठीक है, मैंने कहा ना, जब उनकी लिखित का वैल्यू नहीं है तो मौखिक का क्या होगा। तो स्टोरी यही थी। तो फिर इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इसको लगा कि चलो ये सब दे के कड़ा इलाहाबाद मिल जाएगा, ठीक है, और 26 लाख रुपए वार्षिक जो पेंशन है वो मिल जाएगी, तो चलो दे देते हैं। तो इसने क्या किया, फिर यही फरमान इसने जारी कर दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी जो मिली थी, किसकी किसकी मिली थी, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। यानी यहां से जो भी टैक्स वसूल होगा, और आपको पता ही है जिस तरह की, मतलब बंगाल जो है
वो एंशियंट टाइम से यानी प्राचीन समय से ही, प्राचीन, हम तो ये आधुनिक पढ़ रहे हैं, प्राचीन समय से ही बंगाल सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र रहा है। अभी वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो आप देख लेते हैं, अगर मेट्रो सिटीज में ही देख ले तो जो कोलकाता है अभी भी बहुत चिप है, मतलब सस्ता शहर में आता है ना। अगर मेट्रो सिटी से कंपेयर करते हैं, जैसे दिल्ली से कंपेयर कर लें या बेंगलोर से कंपेयर कर लें, तो आपका कोलकाता बहुत सस्ता शहर है अभी, है ना। तो इसने क्या किया, इन तीनों की दीवानी किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। किसने दिया, शाह आलम द्वितीय ने। और बदले में क्या मिला इसको, 26 लाख। ये सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, ये किताब में लिखा है, ये सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, ऐसा उसको होता नहीं है। एक दो बार दिया फिर बाद में वो भी गायब हो गया। 26 लाख वार्षिक पेंशन, वार्षिक पेंशन बदले में ओके। बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। तो इसने पूछा है ना कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। शाह आलम द्वितीय ने कब किया था, कब दिया था उसने, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। यही था, द्वैत शासन में यही सब चीजें हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन, मैंने अभी जस्ट बताया कि संबंध में नीचे दिए गए जो कथन है उस पर विचार आप कीजिए। ऑप्शन 1 है कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। बंगाल के राजस्व, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बंगाल के जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उस पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर। और इस पुलिस और न्यायिक शक्तियों को पता है क्या बोला जाता है, आपको हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इस पुलिस और न्यायिक शक्तियों की जगह आपको निजामत वर्ड मिले, निजामत ओके, निजामत। बोथ वर्ड्स आर सेम, निजामत एंड दिस, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण, ठीक है। अब बोला है कि जो प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, प्रशासन का दायित्व, ठीक है। प्रशासन का दायित्व किस पर था, कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। प्रशासन का दायित्व किस पर था, कंपनी पर नहीं था। ये किस पर था, प्रशासन का दायित्व किस पर था, प्रशासन का, सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, नहीं ये तो निजामत सही है। एक मिनट, ये क्वेश्चन, एक मिनट, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। प्रशासन का जो दायित्व था वो नवाब के पास था, प्रशासन का दायित्व नवाब के पास था, ओके, नवाब के पास था। और पुलिस और न्यायिक शक्तियां, पुलिस और जो न्यायिक शक्तियां थी वो नवाब के नियंत्रण में नहीं थी, ये कंपनी के नियंत्रण में थी, कंपनी के नियंत्रण में थी, ओके, कंपनी के नियंत्रण, सॉरी वो क्वेश्चन, हाँ यहाँ मैंने ना थोड़ा सा शायद कैसे गलत हो गया, बट ये है, ये आपका होगा। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, रेवेन्यू पर, और लेकिन जो पुलिस थी और न्यायिक व्यवस्था, इन सब पर किसका था, कंपनी का था। प्रशासन का दायित्व जो था वो किसके पर था, तो नवाब की जिम्मेदारी थी प्रशासन को संभालना, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। विचार कीजिए, केवल एक सही है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, हाँ ये रॉन्ग है क्योंकि कंपनी का नियंत्रण था, कंपनी का नियंत्रण था पुलिस पर, न्याय व्यवस्था पर, और प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, नहीं नवाब पर था, ये नवाब पर था, ओके। क्लियर हो गया, क्लियर। एक्चुअली इस क्वेश्चन का ना जो गलत तरीके से मतलब ऑप्शन आगे पीछे हो गया, खैर कोई नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1765 में, वर्ष कब, 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान
किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक स्टेटमेंट भी मिल जाता है कि इन लोगों को दीवानी कब मिली थी, 1765 ईस्वी में। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ओके, मैं बार बार लिख रही हूँ जिससे आप लोग को याद हो जाए। अंग्रेज सर्वप्रथम, एक्चुअली जब इनको ये अधिकार मिल गया, दीवानी मिल गई, तो अंग्रेजों की मंशा थी कि बंगाल में आपको एक जगह मिलेगा। बंगाल में एक जगह है सिलहट, ठीक है, सिलहट, सिलहट। तो यहां पर इन लोगों ने क्या सोचा, सिलहट में इन लोग सोचा कि जयंतिया, ओके, जयंतिया और ये जयंतिया और गारो के बीच में क्या किया जाए, इस प्रकार से एक सड़क बना दिया जाए। सड़क का निर्माण करना सोच रहे थे ये लोग, ठीक है, सड़क का निर्माण सोच रहे थे, सड़क निर्माण सोच रहे थे, जिसका विरोध किसने किया? खासी ने। जिसका विरोध किसने किया? खासी ने। ओके, खासी जनजाति थी जिसका विरोध, इस सड़क निर्माण का विरोध किसने किया? खासी जनजाति, ठीक है। और इस विरोध में एक नाम भी आता है जिसका, इस विरोध का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह, तीरथ सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, तो ये है आपका। अच्छा, आप लोगों को ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आता है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय में है ना गारो खासी जयंतिया। ओके, तो यही सड़क निर्माण पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? राजा रंजीत सिंह ने, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फिरोजपुर एंड ऑप्शन डी क्या है? मुल्तान है। तो ये लाहौर हो जाएगा। एक्चुअली अदालत ए आला जो है ये रंजीत सिंह के समय में इसको क्या मानता था? सर्वोच्च न्यायालय, यानी लाइक ये किसकी तरह होता था? सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं आप इसे, सुप्रीम कोर्ट के समान था ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो भी आप इसे बोले, कुछ इस प्रकार का था सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, ठीक है, तो इसने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? लाहौर में। और इसकी राजधानी भी वही रही है, इसकी राजधानी भी यही थी, लाहौर इसकी राजधानी भी रही है, राजधानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या पूछा है? सत्य है। कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ठीक है, इनका निधन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। फाइन। दूसरा है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तीसरा है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और चौथा है वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका जब पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें एक क्या है? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा कि इनकी डेथ वाकई में, ये स्टेटमेंट सही है कि 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, बट उनकी जो अंत्येष्टि थी, अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई थी, ठीक है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, मैंने लिख दिया। तो ये आपका गलत है, ये सही तो नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये नहीं होगा। उन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म को, उन्होंने ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकारा, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, ईसाई धर्म को, यानी ठीक है। वह कभी भी, ये स्टेटमेंट भी गलत है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो वो रूस क्या है? गए थे, रूस गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गए थे,
ऐसा नहीं होगा नहीं नहीं गए थे। चलिए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से लेकर के 69 ईस्वी तक में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा एंड ऑप्शन डी हैदराबाद का निजाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल हैदर अली। हैदर अली विजय हुआ था, हैदर अली। और कौन सी संधि हुई थी? फर्स्ट में कौन? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि हुई थी। इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखिएगा, ईस्वी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का ईस्वी को जरूर ध्यान रखिएगा। हैदर अली विजित हुआ था और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। 70 क्योंकि युद्ध जब समाप्त होगा तभी तो संधि होगी ना, ये संधि हुई थी 1769 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? 1755 में बोला है, और कहां पर? तो डिंडीगुल मैसूर में बोला है। एक ही नाम जाहिर से बात आएगा, हैदर अली का। देख लेते हैं, नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो हैदर अली ने किया था, ये फैक्ट है। ओके, फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, ओके कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो वो ऑप्शन ए कैप्टन पोपम, सर आयरकुट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो एंड ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। एक्चुअली क्या हुआ था, ये 1781 में हुआ है, 1781 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, पोर्टो नोवो एक जगह है, वहां पर हैदर अली का सामना किससे हुआ? सर आयरकुट से हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व करता यही था। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी बीच में यानी 1700, ये तो 81 की बात है, और जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, सेकंड आंग्ल मैसूर, ओके ये क्या होता? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ओके कब हुआ था? 1780 से लेकर के 84 ईस्वी में। ठीक है, और 81 में आपका हुआ है, यानी इसी युद्ध के बीच में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ है 1781 में, जो कि अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था नेतृत्व? तो सर आयरकुट था अंग्रेजों की तरफ से। अब यहाँ पर हेक्टर मुनरो का नाम भी आता है ना, हेक्टर मुनरो का नाम भी आता है। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि हेक्टर मुनरो कहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, बक्सर वाले युद्ध में मुनरो जी हैं, बक्सर वाले युद्ध में 1764 में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। कब हुआ था पोर्टो नोवो का युद्ध? ये कब हुआ है? 1781 ईस्वी में। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास का स्थापित किया था? विदेशों में, तो इसमें एक जो है काफी शौकीन बोल सकते हैं, वहां पर टिप्पू सुल्तान का नाम आएगा, टिप्पू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम दुत एंड ऑप्शन डी टिप्पू सुल्तान इज द राइट आंसर। ठीक है, जैकोबिन क्लब वगैरह का स्थापना, तो ये टिप्पू सुल्तान जो है काफी शौकिया थे, तो इन्होंने ही जैकोबिन क्लब और ये दूतावास जो स्थापित किया था। कहाँ पर? विदेशों में। आप में से अगर कभी किसी को मौका मिले तो टिप्पू सुल्तान का किला कर्नाटका में जो है जरूर जाकर के और देख करके आइएगा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत किला है वो। उससे अंदाज मिल जाएगा कि कितने शौकिया थे ये। टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए थे? 1857, 1799, 1793 एंड 1769। तो 1799 ईस्वी में कौन सा हुआ था? फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी समय इनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध और टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है, इसी में क्या होती है? डेथ हो जाती है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। सुमेलित पूछा है ना, क्वेश्चन है सुमेलित पूछा है, तो यहाँ पे दिया है हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये तो रॉन्ग है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। बिना निर्णायक का युद्ध कैसे खत्म हुआ था? मंगलोर की संधि हो गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? मंगलोर की संधि। प्रथम वाले में मद्रास की संधि, यहाँ पर मंगलोर की संधि हो गई थी 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे टीपू सुल्तान का बहुत नुकसान हुआ था।
3 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति जो है चली गई थी। फोर्थ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य वो दिवंगत हुआ। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट सही है। दिवंगत कब हुआ, 1799 में। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमेशा ईस्वी के साथ याद रखिएगा, 70 से लेकर 84 तक चला था। तृतीय कब से कब तक चला था, 1790 से लेकर 92 तक। एंड प्रथम कब चला था, 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक। ओके, चलिए यहां पर याद रखिएगा मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम में मद्रास संधि, दूसरा में मैंने लिख दिया है मंगलोर की संधि, एंड थर्ड वाला जो है ये जो है इसमें हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि। ओके, इस तरह से याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में भी गलत नहीं होगा। मैच करना है, कौन सा सही उत्तर है बताएं। इलाहाबाद की संधि मैंने आप लोगों को बता दिया, इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 1765 ईस्वी में। मंगलोर की संधि मैंने अभी अभी बताया 1784 ईस्वी में। सालबाई की संधि 1782 में, एंड मद्रास की संधि 1769 में। अगर आप लोगों को यहाँ पे 3 पता होता, एक नहीं भी पता होता तो आंसर ऑटोमेटिक लग जाता। तो इसका क्या होगा, ए के साथ 4। ओके, ए के साथ 4 मंगलोर की संधि, ए के बी के साथ 2, बी के साथ 2, सी के साथ 1, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया है, कौन सा एक सही नहीं है ये पूछा है। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। अली मर्दन खान ने, ये देन जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति और एकता वाला जो देन है ये किसका है पता है, ये मुर्शिद कुली खां का है। यहाँ पर अली मर्दन खान नहीं होगा, यहाँ कौन है, मुर्शिद कुली खां की देन है ये, मुर्शिद कुली खां। तो ये तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहले तो आंसर यही हो जाएगा। आंसर तो आपका ये होगा। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये भी सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में किया, और मुर्शिद कुली मीर कासिम ने कहाँ किया था, मुंगेर में किया था। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। जंतर मंतर का निर्माण हुआ था दिल्ली में भी, जंतर मंतर किसकी देन है ये, तो ये सवाई जयसिंह की देन है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही नहीं है ये स्टेटमेंट। ओके, चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ओके, दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। थर्ड है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट बोलता है कि विचार करने बोला है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या पूछा है, सही है, ये सही पूछ रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध में, यानी पानीपत का युद्ध हुआ कब था, 1761 ईस्वी में। ठीक है, 61 ईस्वी में युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली था, ये तो बिल्कुल सही है। वर्सेस कौन था, वर्सेस कौन था, मराठा। मराठा में सदाशिव राव भाव, सदाशिव राव भाव, है ना, सदाशिव राव भाव, सदाशिव राव भाव। ओके, तो ये बोला है कौन सा सही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, ये युद्ध कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ऐसा नहीं है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1799 में, जब फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ओके, इसमें इसकी डेथ हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। पूछा है सही, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, यानी प्लासी के युद्ध कब की घटना है,
1757 की। सिराजुद्दौला की पराजय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों से जाकर के षड्यंत्र रचा था। तो लास्ट हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोगों ने, आप लोगों की जो आई थी कमेंट मुझे मिली थी कि मैडम करीब 25 क्वेश्चन करवाइएगा, तो मैंने 26 क्वेश्चन करवा दिया और अब आप लोगों की इस तरह से ही 25-26 क्वेश्चन एवरीडे सीरीज में रहेगी। ओके, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगी आप में से जिन्होंने कमेंट किया है। इससे क्या होता है, चलिए आपका बेनिफिट भी हुआ और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगी। अगर इसी प्रकार से कोई सी और भी किसी प्रकार की चेंजिंग की कोई ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ओके, ये आपकी क्लास है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लास आपकी है, आप टाइम दे रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम देना। आप टाइम उस चीज़ को दे रहे हैं तो बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग क्लास को आप लेकर के चलिए और मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। ओके, ये मेरी तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा मैं बिल्कुल डेफिनेटली खड़ी रहूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन बस आप लोगों को ये करना है कि कोई भी असुविधा हो रही है या किसी प्रकार का कहीं कुछ क्वेश्चन में समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, तो मिलते हैं फिर। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आप लोगों का जो यूपीएससी की जो आज एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चंस को मैं कल की क्लास में आप लोगों को आपको वीडियो मिल जाएगी उसके सॉल्व वाली। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगी कल आप लोगों को वीडियो। एंड ये मेरी अपनी चैनल है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।